स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं रितिका गुप्ता, विज्ञान वृक्ष फैकल्टी। और आज हमारे साथ हैं शुभम प्रजापति, जिनकी AIR 33 है ऑल ओवर इंडिया CSIR JRF में। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप थैंक बताइए यू आपको कैसा लग रहा है? मैम। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मेहनत का फल मिला है, इसलिए सर बहुत बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल, मेहनत का फल जरूर। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आपकी बैचलर्स कहाँ से थी, मास्टर्स कहाँ से थी, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम मेरा बैचलर्स था जातीय कवि वीर किशोर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से, हमारे यहाँ पे है। और मेरा मास्टर्स था मैम उत्कल यूनिवर्सिटी उड़ीसा से। उड़ीसा से। वो हमारे कैपिटल में है, वो भुवनेश्वर में है सर, वहीं से मैंने किया हुआ है। और उसके बाद मैम मेरा मई में मास्टर्स कंप्लीट हो गया था। उसके बाद अभी लास्ट ईयर ही? हाँ, लास्ट ईयर कंप्लीट हो गया था। 25 में? यस मैम, यस मैम। ओके। कंप्लीट हो गया था। उसके बाद से मैं एक स्टील प्लांट में काम करता था, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑपरेटर के हिसाब से काम कर रहा था। आरती स्टील है यहाँ पर, दैट्स हमारे ही ग्रेट। कटक पे है। वहीं पे जॉब करता था मैं, उससे उसके साथ ही पढ़ाई करता था। हो गया हम्म। ऐसा ही में। ओके। तो फिर आपने उस वर्क ड्यूरेशन में ही स्टार्ट कर दी थी अपनी प्रिपरेशन, या मास्टर्स के टाइम से ही? नहीं नहीं मैम, मास्टर्स के टाइम से ही मैं स्टार्ट कर दिया था। उस फाइनल ईयर टाइम से? हाँ हाँ हाँ, फाइनल ईयर ओके। से स्टार्ट कर दिया था। और ठीक उसके है, बाद तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये? नहीं मैम, मेरा यहाँ सेकेंड अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट, एक आपने जस्ट आफ्टर मास्टर्स दिया होगा? मैम मैंने दिसंबर 2024 में दिया था। और हम्म। उसके बाद मैंने कुछ दिक्कत आ गई थी, तो उसके बाद मैंने जो जून वाला था 2025 वो नहीं दे पाया था। अच्छा और अच्छा। उसके बाद जॉब का जबकि ज्वाइन किया, तो उसके बाद ही मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। हम्म। और मैम अभी निकल गया है एग्जाम। चलो, तो ऐसे बहुत ही अच्छी बात है। मतलब जॉब के साथ भी अगर हम स्टूडेंट्स को बताना चाहें, आगे आने वाले पेरेंट्स को, तो जॉब के साथ भी अगर आप चाहें तो आराम से प्रिपेयर करके JRF क्वालिफाई कर सकते हैं, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। हाँ मैम, थोड़ा तो देना ही पड़ेगा। हाँ, जॉब थोड़ा जॉब एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो फिर आपने किस तरीके से मैनेज किया अपनी प्रिपरेशन को? मैम मैंने नोट्स नोट्स वगैरह जो थे वो मैंने मास्टर्स में ही सब कंप्लीट कर दिया था। तो हम्म। रिवीजन, सिर्फ रिवीजन बाकी था, और सब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया था। क्योंकि जॉब के दौरान तो ऐसे नोट्स नहीं बना सकते कि प्रिपरेशन हम्म। ज्यादा नहीं कर सकते। वो तो 8 घंटा जॉब रहता है। और उसके बाद मैम मैं केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, उससे ही सर लर्निंग किया था। तो ओके, सो दैट्स ग्रेट। आपने 8 घंटे जॉब के साथ मैनेज करके, और टेस्ट सीरीज अकेले से हो गया था, या फिर आपने कुछ रिकॉर्डेड कंटेंट वगैरह कुछ फॉलो किया था? रिकॉर्डेड कंटेंट मैम मैंने मास्टर से ही कर दी थी। रिकॉर्ड कंटेंट वो खत्म कर दी थी। जो ब्रह्मोस की सीरीज है, तो वो हम्म। तो 7 घंटा 8 घंटा का वीडियो है। तो जॉब के दौरान तो नोट्स नहीं बना सकते, तो उसके साथ ही वहीं पे ही मेरा रिवीजन हो गया था। तो हम्म। वो भी टेस्ट सीरीज में भी वो बहुत काम आता था। ब्रह्मोस 1.0, ब्रह्मोस 2.0 ऐसा ही आता था। तो और उसमें भी बहुत काफी बढ़िया। लेंथी लेक्चर्स, पूरा फुल कंटेंट उसमें करवा रखा था फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ सर, वहीं से ही सर मैम बहुत बेनिफिट मिला मुझको, वहीं से ही बहुत बेनिफिट मिला। और ओके। आपकी मैम और सर से बहुत कुछ डाउट भी क्लियर हो गया था वहीं पे। तो काम के दौरान तो आप कुछ लिख नहीं सकते, क्योंकि हम्म। जब थोड़ी टाइम मिलती थी काम के दौरान, तो मैं वीडियो लेक्चर ऑन कर देता था ब्रह्मोस का। ओके, तो तो ये तो वहीं से, सही है। तो तो उसके टाइम भी मेरा हो गया था वहीं से। ओके, तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को फॉलो किया था? प्रीवियस ईयर मैम मैं वो मास्टर्स के टाइम पे ही लिपटा दिया था वो। मतलब एक तरीके से आपने मास्टर्स को कंप्लीट करते करते ही आपने आधी से ज्यादा प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली थी। हाँ मैम, हाँ मैम। तो आपने तीनों ब्रांचेस, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तीनों ही एक जैसे कवर किए थे, या किसी दो पर ज्यादा फोकस किया था, एक पर कम?
कुछ ऐसा होता है ना, किसी का कुछ स्ट्रांग होता है, किसी हाँ पोर्शन में प्रॉब्लम आती है। मैम, मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फुल कवर कर दिया था। और ओके। फिजिकल का मैम क्वांटम थोड़ा हार्ड लगता है, इसीलिए सर मैम मैम उनका आधा करके गए थे, और थर्मोडायनामिक का भी आधा करके गए थे, और बाकी सब ओके। कवर कर लिया था। ओके, हाँ, मतलब अगर आपने 2 ब्रांचेज़ अच्छे से कर ली और बाकी 1 ब्रांच के अगर आपने कुछ टॉपिक्स छोड़ भी दिए हैं, तो भी हो जाता हाँ है आराम हाँ, से। अगेन। ओके, तो आप अप्रोच कैसे किया एग्ज़ामिनेशन में? जैसे सेक्शन सी और सेक्शन बी में आपने किस अप्रोच से कितने क्वेश्चन सी के अटेम्प्ट किए और कितने आपने बी के अटेम्प्ट किए? मैम ऐसा तो अभी मुझको याद नहीं है, तो मतलब एवरेज 22 से 23 सी का मैंने सी जो सेक्शन है उसका उसका मैंने कर दिया था। और बी पार्ट का भी मैंने वैसे 20 क्वेश्चन की तरह हुँ, कर हुँ। दिए थे। और इस बार पार्ट ए जो है वो बहुत मुझे टफ लगा, तो उसमें से मेरा एक ही सही हुआ, हुँ, और हुँ। तो दो गलत हो गए थे। तो पार्ट सी ओके। और पार्ट बी से तो ठीक मतलब हो एक गया। तरीके से आपको टाइम नहीं बचा पार्ट ए तक पहुँच पाने का। नहीं मैम, टाइम हाँ, था जैसे लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स जिन बच्चों को टफ लगती है, जैसे उनके लिए फिजिकल केमिस्ट्री भी थोड़ी डिफिकल्ट पोर्शन में आ जाएगी और हाँ फिर मैम। सेक्शन ए में थोड़ा-सा न्यूमेरिकल एनालिसिस वगैरह क्वेश्चन्स पूछे जाते हाँ हैं, तो हाँ, इसी वो वजह से वो थोड़ा ज्योमेट्री वगैरह डिफिकल्ट होता हो है जाती है। वो से ओके। वो दिक्कत हाँ, तो है। जिन बच्चों के लिए इस तरीके से हम एज़्यूम कर सकते हैं कि जिनकी मैथमेटिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री वीक है, तो उनको सेक्शन ए में थोड़ी प्रॉब्लम आती है फिर। हाँ 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 हाँ, ओके। वैसा ही है। तो टेस्ट सीरीज का काफी रोल था, तो मतलब टेस्ट सीरीज जो मॉक टेस्ट आपने दिए, तो उससे आपको कैसे कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके बूस्ट अप हुआ? मैम मैं तो टेस्ट सीरीज दिया था। सब जो मेरा रॉन्ग रॉन्ग हो रहे थे, जो फॉल्ट था उसका, वो मैंने अपनी किताब पे लिख दिए थे। उसको ही मैं बार बार रिवीजन करता था। और जो विज्ञान वृक्ष से जो यूट्यूब पे जो कंटेंट है उसको भी मैं, हम्म। जो मुझको क्वेश्चन ज्यादा टफ है, विज्ञान वृक्ष का क्वेश्चन भी बहुत टफ आ रहा था। और उसमें हम्म। से मुझे पता चल गया कि वो अगर मैं टफ वाला करूंगा तो ये तो हो ही जाएगा। तो हम्म। उसमें से भी मैं थोड़ा बहुत लिख देता था। इसे लिख करके मैंने 3-4 किताब तो पूरी कर ली थी मिस्टेक्स का। तो ओके। वही 3-4 बुक को बार बार रिवीजन किया, यहाँ पर नोट्स भी रिवीजन करता था। और टेस्ट सीरीज से भी मतलब बहुत मिस्टेक्स करने के बाद और तो ज्यादा मिस्टेक नहीं होता है आपका टेस्ट सीरीज में, तो तो धीरे इस धीरे वो तरीके इम्प्रूव से हुआ। एनालाइज किया जा सकता है कि टेस्ट सीरीज देने से बच्चा अपनी जितनी भी गलतियां हैं, इतनी गलतियां हो हम्म सकती हैं कि वो अपनी पूरी एक नोटबुक प्रिपेयर कर ले और उन गलतियों पे फोकस करे। और इजी टेस्ट हम्म सीरीज नहीं देनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन का पैटर्न जैसे कि हम हम्म, देख ही चुके हैं, आसान तो नहीं आता है। और हम्म, प्रीवियस ईयर करा के तो अब कुछ हो भी नहीं रहा है, तो इसलिए विज्ञान वृक्ष में तो स्पेशली हमने प्रीवियस ईयर कराए ही नहीं है। सारे नए से टफ क्वेश्चन, जिससे एग्जाम में हाँ जब बच्चा नए क्वेश्चन देखता है तो वो घबरा जाता है। तो अब उसको पहले से हाँ ही प्रैक्टिस हो जाएगी टफ क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस देखने की, तो वो पैनिक जो होता है वो नहीं होगा और अपनी गलतियों पे फोकस करना, ये यस ही मैम, यस मेन उसका मैम। रोल रहता है। या ओके, ठीक है। और रिवीजन आपने कितनी बार किया होगा? रिवीजन का रिवीजन मतलब मल्टीपल टाइम मैम, रिवीजन नेसेसरी होता है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। रिवीजन मैम 3-4 बार तो की होगी शायद यहाँ पे, ओके, रिवीजन में 3-4 बार। 3-4 बार तो की होगी। मैं मैम जब भी मतलब मैं बस में भी ट्रैवल करता था अपने मास्टर्स के दौरान, उसमें भी मैं हम्म। पीडीएफ खोल के पढ़ता था। तो ओके, मैम पूरी ऐसा ही डेडिकेशन से आपने हर एक छोटे-छोटे वक़्त को यूटिलाइज़ किया है, तब जाकर आप इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। खैर, यस मेहनत मैम। आपने बहुत ज़्यादा करी है, जॉब के साथ 8 घंटे काम करके। तो आपने बैचलर्स के ड्यूरेशन में आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करी थी? हाँ मैम, उस टाइम मैंने किया था, पर मैम वो निकला नहीं, वो रैंक बहुत मतलब जस्ट क्वालिफाई हुआ था। हुँ, और हुँ। तो उसमें से कोई अच्छी एनआईटी नहीं मिल रही थी, आईआईटी तो छोड़ो, हुँ, अच्छी एनआईटी भी नहीं मिल रही थी। तो उसके बाद मैंने स्टेट का जो है पीजी एंट्रेंस होता है हर स्टेट का, तो वो सीयूईटी मैंने, ना? हाँ उसमें मैम मैंने दिया था। उसमें मेरा ऑल उड़ीसा जो रैंक था वो सर मैम 10 था। तो उसमें ओके, से मैं यहाँ पर एक उत्कल यूनिवर्सिटी है वहां पे ज्वाइन कर दिया था। तो वहीं ओके, वहीं से सेकेंड ईयर से ही मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था अपने सीएसआर नेट का।
ओके। तो इस तरीके से जो एक एजम्पशन बना चला आ रहा है कि सिर्फ आईआईटी वाले, डीयू वाले बच्चे ही जेआरएफ में अच्छी रैंक ला सकते हैं, तो ऐसा सब एक मिथ है। ऐसी कोई एक रियलिटी नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं डेडिकेशन से और कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, तो कोई भी इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकता है। आसानी से तो नहीं, लेकिन हाँ, डेडिकेशन कंसिस्टेंसी आप कुछ महीनों तक बना के रखोगे, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप हासिल ना कर सको। हाँ मैम, क्योंकि आईआईटी एनआईटी में मैम बहुत वो उसका माहौल ही अलग है। आप तो वो माहौल नहीं अचीव कर सकते, बट पर आप हार्डवर्क तो कर सकते हैं। हाँ, तो वो वैसे एट द एंड आप कहाँ पर पहुंच रहे हैं वो मैटर करता है। हाँ मैम और वही। फिर जैम की आपने जब तैयारी करी होगी, तो कुछ ना कुछ आपको उस तरीके के कंसेप्ट्स जो कि नेट में भी होते हैं, तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा। कि जब हाँ आपने मैम जैम का बहुत। एग्जाम क्वालिफाई नहीं होना एक अलग चीज है, लेकिन जो आपने कंसेप्ट्स पढ़े होंगे, उसका जब आपने नेट की प्रिपरेशन करी होगी, तो उसमें आपको क्या बेनिफिट समझ में आया? मैम जब हम तो पहले जब जाम का प्रिपरेशन मैंने किया नहीं था, तो मैं मैम बेसिक केमिस्ट्री से ही चला रहा था अपना जो है। तो उसके जाम जब मैंने कंप्लीट कर दिया उसका प्रिपरेशन, तो मैम नेट का तो वो 50% कवर ही हो गया। अभी उस टाइम ओके। में जाम का तो डिफिकल्टी लेवल आता है, तो नेट का हम्म। 50% कवर हो गया। तो जब नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो उसकी दौरान मैम वो मतलब सब कुछ पकड़ में आ रहा था, जब क्योंकि मैंने जाम का प्रिपरेशन किया हुआ था। इसीलिए मैम ओके। मुझको दिक्कत कोई नहीं आई जब मैंने नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो तो एक तरीके से आपका जैम के एग्जामिनेशन से एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन उससे आपको ये बेनिफिट हुआ कि आपका एक बेस स्ट्रांग बन गया, कंसेप्ट की आपकी बाइंडिंग अच्छी हो गई, होल्ड जी। अच्छा हो गया आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक में। क्योंकि बेसिक्स क्लियर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से बच्चों के बेसिक्स क्लियर नहीं होते, और वो हाई लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, तो फिर क्वेश्चन बदल जाता है, तो फिर आप अप्रोच नहीं कर पाते हो। तो आपका जैसे जॉब के ड्यूरेशन में डेली का सुबह से लेकर एंड तक का रूटीन क्या रहता था पर डे का? तो जिससे बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिले, कि जो लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ प्रिपरेशन भी करते हैं तब भी उनका नहीं होता है, तो आपका मतलब पर डे का क्या रूटीन रहता था सुबह से? मैम मेरा जो जॉब है वो मैम 8 घंटे का रहता था, 3 शिफ्ट में होता था वो। जैसे ABC, सुबह 6 से दिन 2 बजे, और 2 बजे से रात 10 बजे, और 10 बजे से सुबह सुबह 6 बजे, 3 शिफ्ट में होता था। तो ओके। मैम मेरे जो वहां पर जो मैं जो डिपार्टमेंट में का जॉब करता था, उसमें मैम जो भी मेरे सब साथियां थे, मेरे जो सीनियर्स थे, वो देखे कि ये बच्चा पढ़ाई में बहुत ज्यादा फोकस करता है, तो हम्म। वो बहुत हेल्पफुल थे। और ग्राउंड ओके। पे भी मैम जो लोग काम करते थे वो भी बहुत हेल्प किए, क्योंकि ये बच्चा पढ़ाई करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो वो पढ़ाई करे। तो मैम बहुत लोगों ने मुझको हेल्प किया था वहां पर, क्योंकि ये ओके। जब हम लोग सुने कि ये बच्चा एमएससी करके आया हुआ है यहाँ पर, तो इसको आगे बढ़ना चाहिए। तो मैम मेरे जो पढ़ाई का शेड्यूल है, वो मैं खुद अपनी तरह से मैनेज करता था। मतलब मेरी ओके। जो मेरे सीनियर्स थे, वो किस शिफ्ट में मैं आके पढ़ सकता हूँ, पढ़ाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वो बच्चा उस मेरे को वही शिफ्ट में वो डाल देते थे। तो ओके। मतलब तो आसपास मतलब आपके जो भी कलीग्स थे, उन्होंने, उनका भी काफी योगदान है एक तरीके से। अब उन्होंने आपको वो हर तरीके से मोटिवेट किया, टाइम दिया, कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आप अपना जितना उनसे हो सकता था, उन्होंने भी अपनी हेल्प और कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करी है। तो जी हाँ पर डे आप मैम। कितने घंटे दे पाते थे एग्जामिनेशन के लिए, पढ़ाई के लिए? पढ़ाई में हम वैसे तो जब जॉब करता मतलब था ऑन एन 8 घंटे, एवरेज रफली अगर बोला जाए तो? ऑन एन एवरेज में हम 6 से 7 घंटा ही दे पाता था मैम। तो ये आपने प्रिपरेशन कौन से मंथ से, मतलब जैसे दिसंबर में, 18 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन था, तो एक पहले तो कुछ 2-3 महीने पहले तो बच्चा थोड़ा सा स्लो पेस से काम करता है, तो कौन सा वक्त था, कौन से टाइम पर आपने एक ज्यादा स्पीड पकड़ी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के मैं लिए? मैं मैम जून से ही स्पीड पकड़ ली थी मुझे। आप कंसिस्टेंटली जून से कर रहे थे? जून से ही मैम मैं पकड़ ये ली थी, बहुत ही अच्छी क्योंकि चीज है। मैम मेरे को लगा था कि मैं दिसंबर का एग्जाम मुझे क्रैक करना है, इसे ज्यादा देरी नहीं करनी। तो मैंने हम्म। मैम जून से ही जब जॉब किया था, उसके 10-15 दिन के बाद ही स्पीड पकड़ ली मैंने।
ओके, तो अगर कोई भी बच्चा कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखे, तो फिर ऐसा नहीं है कि आपको एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन ही कुछ दिन बचे हैं तभी आप मेहनत करो। तो जब आप पीछे से अपना पढ़ते चले आते हो, तो आपको एग्जाम के कुछ टाइम पहले अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट ना भी डालो, तो भी आप क्रैक कर सकते हो, क्योंकि आपका पीछे का बिल्डअप जो बनाया हुआ है, इतने महीनों का पड़ा हुआ, वो इम्पोर्टेंट होता है। यस मैम तो होता ही है। कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन ये आपने बना कर रखी है, ये सभी को बहुत इंस्पायर करेगी। हम्म। और इसके आगे आपके फिर क्या प्लान्स हैं? आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहोगे या पीएचडी में जाना चाहोगे या टीचिंग? आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? मैम मैं एक्चुअली पीएचडी में जाना चाहूंगा, क्योंकि मुझको भी बहुत आगे जाना है, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे ऊपर इतने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं भी उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तो मैम ओके। ऐसे ही जॉब में नहीं रहना चाहता, अभी मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। और फिर देखते हैं क्या होता है, आगे का तो पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अभी आपका मेन गोल है कि पीएचडी। पीएचडी। तो पीएचडी में, जैसे पीएचडी में एनरोल होने के लोगों के दो मकसद होते हैं, या तो फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, या फिर उसके आगे रिसर्च फर्दर प्रोसीड करने का एज अ साइंटिस्ट। तो आप उसके बाद एज अ साइंटिस्ट जाना चाहोगे या फिर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर? मैम मैं साइंटिस्ट जाना चाहूंगा मैम। मेनली आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है। यस मैम। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप अपने नेशन के लिए काफी कंट्रीब्यूशन करेंगे रिसर्च से। और ये तो easy है। ओके, तो ऑडियंस को आप कुछ अपनी स्टोरी से इंस्पायर, जैसे वो लोग भी कुछ प्रिपेयर करने के लिए इंस्पायर हो, तो कुछ दो लाइन आप बोलना चाहें? दो लाइन मैम, लोग तो नो, बहुत कुछ ऐसा नेसेसरी नहीं है, बोलेंगे। दो लाइन आपकी मर्जी है, आप जो भी बोलना चाहें। ठीक है मैम, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैम कंडीशन जो भी हो, सरकमस्टेंसेस जो भी हो, आपके आसपास की परिस्थिति जो भी हो, लेकिन कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए। ओके। तो मेहनत का कंसिस्टेंसी, फल एक हार्ड दिन वर्क, मिलेगा। डेडिकेशन, अगर ये आप मेंटेन करके रखते हो, तो फिर आप जो भी मकसद रखते हो अपनी जिंदगी में, हर तरीके से आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। यस मैम, यस ओके, मैम। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और आई होप हमारी ऑडियंस ने भी, सभी बच्चों ने भी आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। Thank you. ओके।